नहीं आया कि ये जो MS एक्सेस है सीधे सीधे MIS से जुड़ी हुई है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज दिस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये जब भी बनता है तो ये इसके बैकएंड पर एक डेटाबेस काम कर रहा होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है इसके बैकएंड पर, MIS के बैकएंड पर। और जब हम DBMS की बात करते हैं तो DBMS में जो सबसे पहला जो सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर हमारे ध्यान में आता है वो है MS एक्सेस। हैं और भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, हैं और भी। फॉर एग्जाम्पल MySQL है MIS बनाने के लिए, SQL सर्वर है ना, ओरेकल है। तो ये सॉफ्टवेयर्स और भी हैं जो MS एक्सेस का निर्माण जो MIS का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे जो सरल है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, वो है MS एक्सेस। और मेरे ख्याल से आप में से कई को इसे चलाना, इस पे काम करना आता भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो ये डेविस एंड ऑल्सन ने इसको जो डिफाइन किया है MIS को, वो किया है एन, मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, आज इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड यानी ऐसा समेकित एक ऐसा यूजर मशीन सिस्टम, यानी कि जिसमें यूजर आप हैं, ये यूजर है और ये मशीन है, तो इनके बीच में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल कंट्रोल को, यानी कि संचालन से संबंधित नियंत्रण को, और मैनेजमेंट कंट्रोल प्रबंधकीय नियंत्रण और डिसीजन मेकिंग फंक्शन, यानी कि ऐसे कार्य जो आपको निर्णय बनाने में क्षमता देते हैं, तो इनके लिए जो आपको सूचना चाहिए वो प्रोवाइड करता है कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सूचना प्रणाली है, ये कौन से संसाधन का इस्तेमाल करता है? ऑब्वियसली हार्डवेयर। अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्डवेयर। हम एक DBMS की बात कर रहे हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से। मैन मतलब ऑब्वियसली इसमें आदमी इन्वॉल्व है। और प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ कि जो उसकी कार्य प्रणालियां हैं। ऑब्वियसली जो MIS है उसका जो रोल है वो अलग अलग हो सकता है, असिस्टेंट लेवल पे अलग हो सकता है, मैनेजर लेवल पे अलग हो सकता है, सीनियर मैनेजर के लेवल पे अलग हो सकता है, CEO लेवल पे अलग हो सकता है। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रूल्स, मैं लिख देता हूँ, डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रोल्स किसी भी सूचना प्रणाली के लिए नियत किए जाते हैं। कि जो आपके दफ्तर में जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब ये होता है कि ये असिस्टेंट, फिर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर आप और ऊपर जनरल मैनेजर, CEO, इस तरह से आप एक हायरार्की ले सकते हैं। तो हर हायरार्की के लिए रोल्स और रूल्स इस MIS में डिफरेंटली डिफाइंड होते हैं। ओके, अब इसको MIS को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में तोड़ लें, इसके 3 घटकों में हम इसको समझें। कॉन्स्टिट्यूएंट घटक कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहले कि एक गुड MIS का डिज़ाइन कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेटिंग एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑपरेटिंग एलिमेंट्स क्या हैं। और दूसरा, वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स, ये जो मैंने आपको मैनेजमेंट लेवल्स बताए हैं, इस पे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ऑब्वियसली हम इसकी बात, इसको मैं आपको और ऐसे समझा देता हूँ कि आपके बैंक में सपोज 4 असिस्टेंट काम कर रहे हैं, 1 2 3 4, इन 2 के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर, इन 2 के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर, इन 2 के ऊपर एक GM, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इनके लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग होगी। इन जो ये जो नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर इनके लिए अलग होगी, फिर GM के लिए तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, ठीक है। ओके, अब जो सबसे पहला पॉइंट है कि एक गुड MIS को, एक अच्छी MIS को डिज़ाइन कैसे किया जाए। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं एक गुड MIS की, वो हैं कि एक सिस्टम, ये आपकी किताब में थोड़ा गलत छपा हुआ है, इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम के द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है, रीड की जाती है, तो उसको प्रत्येक मैनेजर का एक इवोल्यूशन बताने के लिए, इवोल्यूशन मतलब उसका आकलन,
आकलन जो मैनेजर का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ऑब्वियसली यदि आप किसी संस्थान में मैनेजर हैं तो आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके संदर्भ में, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल जो गोल है, जो ओवरऑल लक्ष्य है, उसके संदर्भ में ऑब्वियसली आपके लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर इस तीसरे असिस्टेंट या तीसरे असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बनाई जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए राइट लेवल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि यहाँ से लेके ये टॉप लेवल तक जहाँ पर आपके सीईओ बैठे हैं वहाँ तक बिल्कुल प्रॉपरली इसको फ्लो करना चाहिए इंफॉर्मेशन को। और ये जो जहाँ सीईओ बैठे हैं ऑब्वियसली ये वो जगह है जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिसीजन जब लिए जाते हैं ये डिपेंड करते हैं कि यहाँ से सिस्टम से इंफॉर्मेशन किस तरह से यहाँ तक फ्लो हो रही है। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक डिसीजन की जो इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए जो सूचनाओं की जो आवश्यकता है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, ये इस प्रकार से एंटिसिपेट की जानी चाहिए, यानी कि इसको पहले से ऐसा सोचा समझा जाना चाहिए ताकि सारा जो रेलिवेंट डेटा है, जो सारा इससे संबंधित डेटा है वो असेंबल हो सके, इकट्ठा हो सके और डिसीजन पॉइंट पर उसको उसके इसकी एक्सेसिबिलिटी हो सके या उसको उपलब्ध कराया जा सके। मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूँ, क्या आप में से, मैंने अभी जब कॉपी जांची है आपकी तो मुझे उसमें आप में से 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वालों से मैं जरा बीच में पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसकी आपको वो चाहिए ट्रांसलेशन। आप में से जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा बोलें जरा। सर मजा आ रहा था मुझे। अभी तो आ रहा है सर। जी आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना? जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, क्योंकि आप में से 5 या 6 बच्चों ने हिंदी में लिखा है जो मैंने कॉपियाँ जांची हैं अभी। ओके ठीक है। चलिए, और इंफॉर्मेशन जो है सूचना, इसका कलेक्शन यानी कि इसको इकट्ठा करना, इसका डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब इसका विस्तार करना, फैलाना, तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, यानी कलेक्शन भी और इसका डिसेमिनेशन भी एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए ताकि कंप्लीटनेस यानी कि पूरे सिस्टम में पूर्णता बनी रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है ना, मतलब एकाग्रता बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, इंफॉर्मेशन एक लगातार एक सिस्टम के तहत फ्लो होती रहे। ओके, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन एक फॉर्म में, यानी कि जिसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं, एक इस तरह से फैसिलिटेट की जानी चाहिए, प्रेजेंट की जानी चाहिए, जिससे निर्णय का जो बनाने की, डिसीजन मेकिंग की जो पोटेंशियल है, जो एक फैसिलिटी है, वो बेहतर ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, चाहे ये जो है डिसीजन मेकिंग रूटीन हो या कोई इनोवेटिव यानी कि कोई नवाचार से संबंधित, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, ये इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम को फंक्शनल और पर्सनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मस्ट रिकॉग्नाइज। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर समझाया कि ये अगर आपके पास 4 असिस्टेंट हैं तो इनकी फंक्शनल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। पर्सनल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शनल बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली यहाँ जो असिस्टेंट बैठे हैं उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग है, वो कुछ अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, तो इनकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑब्वियसली ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए किसी भी MIS को बनाने में, ठीक है। और दूसरी ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम जो है, जो आपका जो MIS है, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर है जो आपके सीईओ हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है बदल जाए, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो इन चेंज को भी जो इंफॉर्मेशन लाने का जो और डिसेमिनेशन लाने का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सके, ठीक है। आपके सामने आपका ये शेड्यूल आ गया, ठीक, वेरी सिंपल। अब इतना समझ में आ गया। अब ये सिर्फ फैसिलिटी जो मैंने भी आपको इसमें करके दिखाई, ये एक्सेल में नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक कोड लिखा। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोड कैसे लिखे जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर।
हाँ, तो बस आपको समझाना, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है कि ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये कोड लिखा तो बहुत पहले गया है, लेकिन इस कोड को लिखने से मैंने सब कोड लिखे हुए हैं, तो इस कोड को लिखने से ये क्या हुआ कि मैंने एमएस एक्सेल में एक अपना एक प्रोग्राम मैंने बनाया। ठीक है ना? ओके, सिंपल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। ओके, क्लियर। आगे चलें। मतलब आपको मैंने आपको ये दिखाकर ये समझाने की कोशिश की है कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यदि आपको आता है, अगर आपको टूल आते हैं, तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इतना बेहतरीन टूल है। मैं बहुत सारे काम अपने वीबीए को इस्तेमाल करते हुए एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेस में करता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा कोड लिख के एमएस एक्सेल को अपने हिसाब से घुमाता हूँ, मोल्ड करता हूँ। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली मेरे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। चलिए अब हम फिर से पीपीटी पे लौटते हैं। ओके, तो वीबीए इज क्लियर। तो ये जो सारा कोड है, ये विजुअल बेसिक, एक्चुअली विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ग्राफिकल है, बेसिक ग्राफिकल नहीं थी। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ग्राफिकल है, और इसमें प्रोग्रामिंग भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, सरलता की बात मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ नीचे, क्योंकि इसमें मैं आपसे सीधे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था, तो ऑब्वियसली उसमें कंप्यूटर्स उस समय नहीं थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी नहीं। ठीक है ना? लेकिन ये मैंने ऐसी सीख ली, मतलब ये इतनी सरल है कि अगर आप में से कोई ऐसी कुछ इच्छा रखते हैं कि आप एमएस एक्सेल में कुछ अच्छा करें, कुछ और जो चाहें वो आप एमएस एक्सेल से करवा सकें, तो आपको बहुत क्विकली विजुअल बेसिक सीखनी होगी। तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन तो बहुत ही सरल है, वो तो वीबी से ज़्यादा सरल है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए अपने पीपीटी पर। ओके, अब आप यहाँ देखें, मैं ये वाली स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, ये टेबल है। ठीक है ना? ये सेव है, ये डेटाबेस 3 नाम से सेव है। मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, ये डेटाबेस 3 नाम से सेव है। तो ये फाइल डेटाबेस 3 है, और इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। और ध्यान रखिए कि ये जो ऑफिस है, ये 2007 है। ठीक है ना? तो इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट की हुई है। अब जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपके सिस्टम में एमएस एक्सेस नहीं है, तो ये अवेलेबल है ऐसे ही, 2007 का है, तो 2007 का आप एमएस एक्सेस ले लें और थोड़ा सा उस पर काम करें, तो आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे एमएस एक्सेस के, उसको करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो आपके सामने फील्ड्स आती हैं। मैं आपको एक चलाकर दिखाता हूँ, एमएस एक्सेस चलाकर दिखाता हूँ, तो उससे आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अभी। ये जो मैं एमएस एक्सेस चला रहा हूँ, आपको दिख रहा है? एमएस एक्सेस दिख रहा है कि नहीं? यस सर। देखिए, अब मैंने ये ब्लैंक डेटाबेस लिया, ये तो ब्लैंक डेटाबेस लेते ही उसने मेरे से फाइल नेम पूछा, तो मैंने इसको डेटाबेस 4 का नाम दे दिया। डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया। अगर आपने इसको चेंज करना है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। अब ये रफ है, तो मैंने इसको क्रिएट कर लिया। तो ये मेरी डेटाबेस एक क्रिएट हो गई है ना, और ये मेरे सामने विंडो खुली। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके सामने इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट की टेबल है, यानी कि जब भी आप टेबल चलाएंगे, जब आप करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको सबसे पहले आईडी तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा। हर डेटा का जो आप डेटा भरेंगे, हर डेटा का, हर रो कहना चाहिए, हर रो का, एक रो में जितनी भी फील्ड्स हों, ऑब्वियसली ये पहली फील्ड ये है जिसका नाम आईडी है। अब मैंने यहाँ पर फील्ड का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल नेम स्टूडेंट। ठीक है ना? और
मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा, अब ये तीसरी फील्ड मैंने, पहली फील्ड ये तो आईडी हो गई, दूसरा हो गया नेम स्टूडेंट, यानी कि हर स्टूडेंट की एक आईडी अपने आप क्रिएट करेगा ये। अब एक मैंने दूसरा नाम लिया फॉर एग्जांपल फादर्स नेम, ठीक है। तीसरा मैंने लिया डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ इशू ये है कि जब मैं डेट ऑफ बर्थ लूंगा तो देखिए यहाँ तो मैं टेक्स्ट भर लूंगा, इस जगह मुझे एक डेटा भरना है तो मैंने टेक्स्ट भर लिया यहाँ पर भी मैंने, लेकिन अगर मैं डेट ऑफ बर्थ में मैं अगर टेक्स्ट भरता हूँ तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा, इस डेट ऑफ बर्थ की, तो ये जो डेटा टाइप है ये आप देख लीजिए, इस डेटा टाइप को मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको लूंगा डेट या टाइम। तो जैसे ही मैं इसको डेट या टाइम लूंगा, जब मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे को ये कैलेंडर दे देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ उसकी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ आपने उसकी ये ले ली, ठीक है ना। और एक इसमें उदाहरण और ले लेते हैं कि मैंने पूछा है कि इज रूरल, क्या वो रूरल बैकग्राउंड का है, इज रूरल। अब जब मैं रूरल, तो मुझे यस और नो चाहिए इसमें, है ना, इज रूरल हाँ या ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि डेटा टाइप को मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा और मैं इसमें यस नो ले लूंगा। तो इज रूरल, अगर मैं इसको चेक बॉक्स को क्लियर कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि हाँ, वेरी सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर, अब ये तो है हमारा डेटा शीट व्यू, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ अपने इससे, तो ये जो है ये बेसिकली ये है डेटा शीट व्यू जिसमें आप डेटा भर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है डिजाइन व्यू, वो भी ध्यान रखिए। इस टेबल का नाम अब ये जो है डिजाइन व्यू है, यानी कि यहाँ से आप टेबल को डिजाइन कर रहे हैं। अब आप टेक्स्ट अगर आप इसको चाहें तो इसमें आप 255 का फील्ड साइज है, यानी कि 255 कैरेक्टर तक आ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया बनाया है, मान लें कि आपने बनाया है अबाउट, यानी कि उसके बारे में कुछ लिखना है ना, एक नया फील्ड बनाया, नया कॉलम बनाया, तो अबाउट जो है वो ऑब्वियसली 255 से ज्यादा का हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कर दिया 400। तो इसमें नहीं, सॉरी, यहाँ मैं रोक रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसकी जो लेंथ बढ़ सकती है, यहाँ मैं रोक रहा हूँ, है ना। ओके, इशू ये है कि यहाँ पर अगर हमको जो इसके बारे में जो टेक्स्ट भरना है, अगर हमने उसको, सॉरी, टेक्स्ट की लंबाई, अगर वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको टेक्स्ट की लंबाई बढ़ानी है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कहना ये है कि यहाँ पर आप जो भी फील्ड क्रिएट करते हैं उस फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको, ये फील्ड प्रॉपर्टीज लिखी हुई वो नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये है आपका डिजाइन व्यू, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, ये है आपका डिजाइन व्यू, बल्कि मैंने आगे कहीं समझाया हुआ है। ओके, मैं यही लिख देता हूँ, ये है आपका, ये नहीं है, मतलब जो मैं वहां दिखा रहा था वो था आपका डिजाइन। ओके, अब इसमें डेटाबेस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखिए सेम डेटा का यहाँ पर एक फॉर्म भी बन गया है, यानी कि वो जो टेबल मैंने वहां बनाई थी उसका मैंने फॉर्म भी क्रिएट कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि यूजर को आप टेबल की जगह एक यूजर फ्रेंडली फॉर्म दे दें, यानी जिसमें वो डेटा भर सके, तो आप इसी टेबल को उसको फॉर्म के रूप में भी दे सकते हैं, जहां से वो अपना डेटा इनपुट करेगा। और इस डेटा में मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई फॉर्म भरेगा तो इसमें कोई सेव बटन नहीं है, आप जैसे ही कुछ भी डेटा इसमें लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है आपके सामने, ये फ्रंट एंड है प्रोग्राम का, ठीक है ना। और दूसरा ये भी ध्यान रखिए, इसमें दो चीजें, फ्रंट एंड और बैक एंड। फॉर एग्जांपल मैं विजुअल बेसिक में काम कर रहा हूँ, मैंने आगे दिखाया है आपको। फॉर एग्जांपल मैं विजुअल बेसिक में काम कर रहा हूँ, तो विजुअल बेसिक में जब मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसमें आपको डेटा भरना है, वो आपका फ्रंट एंड है, यानी कि जो यूजर को दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, अगर मैं सी शार्प में काम कर रहा हूँ या मैं जावा में काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने यूजर को मैं एक फ्रंट एंड दूंगा। लेकिन मैं कोई इसमें डेटा भर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसका डेटा जिस टेबल में जाएगा, ऑब्वियसली वो एक डीबीएमएस होगा,
और ये मेरे पास बैकएंड होगा। तो जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो ऑब्वियसली ये बैकएंड था, लेकिन जब मैंने यूजर को फॉर्म दे दिया तो ये मेरे लिए फ्रंट एंड था। ठीक है ना, डेटा तो ऑब्वियसली पीछे डीबीएमएस पे जा ही रहा है। तो एमएस एक्सेस में सबसे बड़ी फैसिलिटी एक ये है कि आप उसमें यूजर को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों प्रदाय कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये वाली, ये सीक्वल सर्वर, या सीक्वल सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, या ओरेकल या साइबेस में ये फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है। ठीक, अच्छा, ये मैंने विजुअल बेसिक का फॉर्म दिखाया है। इस विजुअल बेसिक के फॉर्म में फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा आपने 16 इस जगह, है ना, और ये जो बटन है, मान लिया मेरे किसी और प्रोग्राम के लिए है, ये विजुअल बेसिक में मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ एक बटन बनाया जिसको मैंने लिखा ऐड, और मैंने इसको कहीं सेव कराया, तो ऑब्वियसली मुझे इसको सेव कराने के लिए एक टेबल चाहिए। ठीक है ना, मान लिया कि ये ए की एज है, ये बी की एज है, तो या मार्क्स है, मार्क्स बात कर लेते हैं, एज से जुड़ेगी नहीं, तो मार्क्स मैंने जुड़वाने हैं ऑब्वियसली, तो मुझे एक टेबल चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये विजुअल बेसिक में बनाया हुआ प्रोग्राम है, इसके ये फ्रंट एंड है मेरा, ये ऑब्वियसली चूंकि मुझे सामने दिख रहा है तो ये फ्रंट एंड है, और इसका जो कंपैटिबल डेटाबेस है, जिसका संगत डेटाबेस है, वो एक बैक एंड पर है जिसमें डेटा जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डॉट नेट की अगर हम बात करें, विजुअल बेसिक तो आपने देख लिया, विजुअल बेसिक का उदाहरण है। फॉर एग्जांपल आप ASP.NET की बात करें या विजुअल स्टूडियो.NET की बात करें, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये दूसरे और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है। समझ में आया? जहां पर ये इंटीग्रेट हो सकता है दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे एक्सेल। मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसा किया था कि एमएस एक्सेल में मेरे पास एक बड़ा डेटा था, तो उस डेटा को आप आराम से एमएस एक्सेस में लेके जा सकते हैं। वो फील्ड के नाम के साथ मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा, एमएस एक्सेल का पूरा डेटा जो है वो एमएस एक्सेस में एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर आप एमएस एक्सेस में ले जाकर उसको डिफरेंट क्वेरीज, डिफरेंट रिपोर्ट्स, ये सब काम आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये मैंने अच्छे रिपीट हो गई ये लाइन, तो ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली प्रोग्रामर्स जो हैं सॉल्यूशंस बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA की बात मैंने आपसे की ही। इसको इस्तेमाल करते हुए एमएस एक्सेस में अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये जो VBA है, ये बहुत कुछ सिमिलर है विजुअल बेसिक 6 यानी कि VB6 जो एडिशन की बात कर रहा हूँ, VB6 की तरह से। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो दूसरे कंपोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, मैंने भी आपको 2-4 एग्जांपल पहले सिखाया। लेकिन वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट, इन सब में VBA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर जो विजुअल बेसिक 6 के जो कोड हैं, वो विंडोज API को कॉल कर लेते हैं। जो विंडोज, अच्छा API मुझे ध्यान नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बताता हूँ कि API क्या होती है। API इज एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। मैं API को समझा देता हूँ कि API करती क्या है। API का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जी, आपने अपना आधार नंबर डाला, ये आपका आधार नंबर आपने किसी सिस्टम में डाला, एक बटन क्लिक किया, तो आपके आधार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है आपके पोर्टल पे। जैसे हमारा डिपार्टमेंट का एक पोर्टल चलता है जिसमें आपको कोऑपरेटिव